हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा था हमारा चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इसका, जिसके 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर से आप क्या समझते हो? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि कब जब भी हम किसी चीज का वेट करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आपको 2 kg लेना है और आपकी मशीन पॉइंट के बाद में भी कुछ डिजिट शो करती है और वो चीज बहुत हैवी है, जैसे आपको 2 किलो केले लेने हैं तो वो बनाना अगर वे कर रहा है तो उसके बाद 2.0356 ऐसे आ जाता है। तो वो क्या करता है, 0.0356 को नेग्लेक्ट करता है और 2 किलो केले हमें दे देगा। तो इसका मतलब क्या है, उसकी मशीन बहुत एक्यूरेट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मेजर कर सकती है। वो 4 डिजिट तक, वो सब डिजिट्स जो लास्ट एक्यूरेसी तक शो किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट। यही चीज यहाँ लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ फिगर्स इन अ नंबर। जैसे अभी हमने 2 किलो दिया तो नंबर के अंदर 2.0345 ऐसे कुछ भी आ सकता है इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called the number of significant figure। मतलब कि पॉइंट के बाद भी वो काफी आगे तक हमें रिजल्ट शो करे तो वो उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3। ये कंटामिनेशन क्रिएट कर रहा है, सिवियरली कंटामिनेटेड हो गया वाटर, पीने लायक नहीं रहा है। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, और ये इतना ज्यादा कंटामिनेटेड हो गया है कि कैंसर की प्रॉब्लम होने लग गई है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। देखिए ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, है ना? पर मिलियन, 1 लीटर के ये 10⁶ पार्ट्स में, 10⁶ पार्ट्स में कितना सॉल्यूट है ना? वो क्या कहलाता है? 15। यानी 10⁶ के अंदर कितना है? 15 पार्ट आपके क्लोरोफॉर्म है। इतना कंटामिनेशन है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज फॉर्म। आपको इसमें बताना है, पीपीएम को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। और वाटर सैंपल की मोलैलिटी क्या होगी आपको ये भी बताना होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीपीएम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा? आपको बाय मास दिया है। बाय मास का मीनिंग हो जाता है यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। बाय मास दे रखा है और मल्टीप्लाई 10⁶। बाय मास दे रखा है, बाय वॉल्यूम देता तो हम यहाँ पे बाय वॉल्यूम यूज कर लेते। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? वेट आपका 15 ppm दे रखा है और 10⁶ पार्ट्स में, है ना? ये पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 15। परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करते हो? इन 100 पार्ट्स में। परसेंटेज किस में निकलती है? इन 100 पार्ट्स। तो आपको क्या निकालना है? परसेंट बाय मास निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है? परसेंटेज बाय मास। अब आप देखिए 10⁶ पार्ट्स। क्लोरोफॉर्म कितना है? CHCl, नहीं होगा, CHCl3 होगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है। CHCl3 इज 15, है ना? और अगर मैं यहाँ पे बात करूं इन 100 पार्ट्स, CHCl3 कितना हो गया यहाँ पे? 15 अपॉन 10⁶ मल्टीप्लाई 100।
यानी 15 इंटू 10⁻⁻⁴%। ये इसका आंसर है। नाउ डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। आपको बताना होगा कि इसकी मोलैलिटी कितनी है। तो मोलैलिटी के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, मोलैलिटी। तो आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला भी आना चाहिए। मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी के लिए क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन molecular weight of solute, molecular weight of solute multiply 1000 upon weight of solvent। किसमें आएगा, ग्राम में, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमने ऊपर ये 1000 लगा दिया है। तो मुझे क्या मालूम करना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ CHCl3 जो सॉल्यूट है, तो 12 + 1 + 3 इंटू 35.5, तो 13 + 15 1 कैरी, 15 1 कितना हो गया, 16 9 और 1 10, तो टोटल कितना आ गया 119.5 ग्राम पर मोल, ये आ गया। और वेट ऑफ सोल्यूट आपको पीछे क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 15 पार्ट्स, ये आपको गिवन है। तो आप क्या यूज करेंगे, 15 पार्ट्स की जगह कितना यूज करेंगे, 1.15, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर्मूले में मोलैलिटी में, मोलैलिटी इज इक्वल टू 15 पार्ट्स है ना, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 119.5 थाउजेंड। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन 1 kg। तभी आपने यहाँ पर ये फॉर्मूले में सब चीजें फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा 1 kg, 1 kg है, यानी यहाँ पे लिख देती हूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट कहिए या वेट ऑफ सॉल्यूशन कहिए, क्योंकि सॉल्यूट तो बहुत कम है, ये कितना है 1 kg, यानी 1000 ग्राम। तो आपके पास में यहाँ कितना आ गया 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो 15/119.5 यानी 120 मान लेते हैं, 0.5 की जगह 120, तो ये कितना आ गया 3/222। तो कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 22 करूँ और यहाँ 3 करूँ तो 0.30, तो 1 कितना आया 80, तो ये कितना आएगा 4 भी नहीं 3, तो 0.13 m, ये इसका आंसर आ जाएगा। m मीन्स मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब होता है मोल पर केजी, मोलैलिटी का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर, मोल पर केजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपको इसको शो करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, डेसिमल को शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर 4.8, मतलब कि पॉइंट के पॉइंट ऐसे आना चाहिए ए पॉइंट बी और इनटू 10⁻, प्लस में या माइनस में, है ना, तो इस तरीके से आना चाहिए। ये ए और बी दोनों डिजिट है, पॉइंट से पहले एक डिजिट होगा और पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट हो सकते हैं, और बाकी क्या आएंगे, पावर के अंदर आएंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास कितना है 0.0048 है, और मैं क्या लाना चाहती हूँ 4.8 लाना चाहती हूँ। तो 4.8 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर
एक पॉइंट हटाया, 1 2 पॉइंट की जगह तो 1 आ गया, और आगे जितने भी डिजिट है उसके लिए 0, 2 0 3 0 4 0, है ना। तो इस 0 को हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। ये हो गया, पॉइंट था, इसको हटा दिया। और हटाने के अब मैं क्या चाहती हूँ, 4.8 ही चाह रही हूँ। तो 4.8 के लिए कितना हो गया, इस एक डेसिमल को हटा दूं और ये कितना आ जाएगा, चलो ये ऐसे लिख देती हूँ, 1 2 3 4। अब मैं क्या चाहती हूँ कि 4.8 हो जाए। तो 4.8 के लिए इस ये डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो मतलब एक डिजिट कम कर दे। एक डिजिट कम कर दिया तो 4.8 तो हो गया, नीचे कितना रह गया, 1 2 3। तो ये कितना हो गया, 4.8 इंटू 10⁻³ ये आंसर आ गया फर्स्ट का, 4.8 इंटू 10⁻³ सेकेंड देखिए, 234,000, 234,000। अभी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। अब आप क्या चाहते हो, पॉइंट यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, इसका मतलब 1 2 3 4 5, नीचे कितनी कर दूं मैं, 5 0 कर दूं, और ऊपर भी कितना कर दूं, 5 0। या डेसिमल अभी यहाँ है, यहाँ से मैं कहाँ लाना चाह रही हूँ, यहाँ पे लाना चाह रही हूँ। तो मेरे को कितने डिजिट पीछे खिसकाना पड़ेगा, इसको कितने डिजिट, 1 2 3 4 5। तो वो पावर किस में चली जाएगी, प्लस के अंदर। देखिए जब पॉइंट हम आगे की तरफ खिसकाते हैं ना, तो पावर किस में आ गई, माइनस में। जब पीछे की तरफ खिसकाते हैं तब ये क्या आ जाती है, प्लस में। तो पॉइंट यहाँ था, यहाँ से मैं बैक लेके जा रही हूँ यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, 2.34। कितना डिजिट बैक लेके गई हूँ मैं, 5 डिजिट, तो इंटू 10⁵। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। अब देखिए आप इसको सॉल्व भी करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। नाउ अगर आप, ट्रिक क्या हो गई यहाँ पे, ट्रिक डेसिमल अगर शिफ्ट होता है, डेसिमल शिफ्ट, ये कौन सी साइड है, आप कौन सी साइड शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट साइड में, राइट साइड। तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव। अगर डेसिमल शिफ्ट्स लेफ्ट साइड, पीछे की तरफ, तो पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव। जितना पीछे करना हो उतना पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लाना चाहते हैं आप, 8.008 लाना चाहते हैं। इस डेसिमल को इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। कितने डिजिट, 1 2 3। तो लेफ्ट में करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अब पॉइंट को देखिए यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कितना डिजिट लेफ्ट जाना चाह रहे हैं, 2 डिजिट, तो 5.00 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, 2। जितना डिजिट आप पीछे की तरफ जाना चाहते हैं उतना ही आपको पावर लगा देनी है। अब ये देखिए ये तो ऑलरेडी क्या है, 1 2। आपको सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है कि डेसिमल अगर शिफ्ट करते हैं राइट साइड में, डेसिमल अगर आप राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल अगर आप राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव में आएगी, और लेफ्ट में करते हैं तो पावर पॉजिटिव में आएगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आपको बताने कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर है जो भी क्वेश्चन में गिवन है। अब आप देखिए ये कितना है, 0.0025। इसमें तो आंसर ही दे दिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे कितने डिजिट है, 0.25, यानी हम यहाँ पर जीरो इसका कंसिडर नहीं करते, पहले का जीरो जो है वो कंसिडर, ये जीरो कंसिडर नहीं करते फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। हमें बताना है कि वास्तव में वो कितने डिजिट तक शो कर रहा है, ओनली 2 डिजिट शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट 208, अगर मेन यहाँ पर जीरो होता है, जीरो
बीच में है किन्हीं भी 2 डिजिट के तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। तो यहाँ पे 0, 2 और 8 के बीच में है, इसलिए ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होगा। कितने डिजिट हो जाएंगे? 3। इसमें देखिए ये भी 2 डिजिट्स के बीच में है, n 2 3 4 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 126। अब आप इसको क्या करोगे, इतने बड़े जब होते हैं तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप डिनोट करते हो 1.26। आप पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 4 5 तो 10 टू पावर 5। साइंटिफिक नोटेशन में कितना आ रहा है? ओनली एंड ओनली क्या आ रहा है? 1.26। तो कितने डिजिट हो गए? 3। और कभी भी ये काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, आप इसको कैसे लिखोगे? 5 इंटू 10 टू पावर, इसी तरीके से लिखा जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पर कितने डिजिट हो जाएंगे? 1 1। अब यहाँ देखिए ये कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 5 है ना। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसने कांस्टेंट रखने को बोल दिया कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने और आपको ये बताना है राउंड ऑफ करके। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, पहले तो इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1 2 3 4 5 5 है। हमें कितना लाना है? ओनली 3 लाना है, मीन्स यहाँ तक। हमें क्या रूल है कि अगर नेक्स्ट डिजिट 1 टू 4 के 0 टू 4 के बीच में तो ये वाला वैसे ही रहेगा। अगर नेक्स्ट डिजिट 6 टू 8 के बीच में है तो +1 कर देंगे। और अगर नेक्स्ट डिजिट 5 है और 5 के बाद और 5 से पहले अगर यहाँ पर इवन नंबर है तो वही रखना है, अगर ऑड है तो +1 कर दो। यानी सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स क्या है? रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, है ना। अब इसमें क्या लिखना है? इफ नेक्स्ट डिजिट क्या हो? 0 टू 4, है ना, 0 से 4 तक हो, देन नो चेंज इन प्रीवियस डिजिट। कोई चेंज नहीं करना। और इफ नेक्स्ट डिजिट आपके पास 6 टू 9 है, देन क्या करना होगा? प्रीवियस डिजिट +1। प्रीवियस डिजिट के अंदर क्या करना होगा? +1। और अगर 5 है, 5 के नेक्स्ट डिजिट 5 है, तब आपको क्या देखना है? ए, प्रीवियस डिजिट सेम, प्रीवियस डिजिट इवन, तो नो चेंज। अगर ऑड तो +1, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 1 है तो नो चेंज। 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये रहा, 1 है तो प्रीवियस नो चेंज 10.4। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 रखना है तो आपके पास 3 ये रहे, यही तक है। 3 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? ये 3 है तो आपके पास क्या है? ये 7 है। तो ये इसको क्या कर दिया? 59 की जगह क्या कर दिया आपने? 1 किया +1, तो कितना हो गया? 60। सिग्निफिकेंट फिगर 3 ये रहा, ये कितना? 8। इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ये 0 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि यहाँ पे आपको कितना दिया है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the following data were obtained when dinitrogen and dioxygen reacted to each other to form compounds। आपको यहाँ पे
N2 और O2 रिएक्ट करते हैं तो इनका मास ये है, 14 ग्राम है, 16 ग्राम है, 14 ग्राम है, 32 ग्राम है, 28 है, 32 है, 28 है और 80 ग्राम है. Which law of chemical combination is obeyed by the above experiment data? Give its statement. मतलब आपको ये डाटा से कौन सा लॉ प्रूव हो रहा है, कॉम्बिनेशन का, केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन सा लॉ प्रूव हो रहा है ये बताना है. तो इसके लिए आपको क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास दे रखा है ना, तो मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे दे रखा है, मास ऑफ नाइट्रोजन, और इधर क्या दे रखा है, मास ऑफ ऑक्सीजन, N2 और O2. कितना है यहाँ पर, 14 14 28 28, यानी 28 और 28 ग्राम्स में ही है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितना है, 16 32 32 80, 16 32 32 और 80 ग्राम. और आपसे ये पूछा है कि बताइए कौन सा लॉ ऑबे है. तो लॉ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा. हम क्या करते हैं यहाँ पे, टू ऑप्टेन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ N2, हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ. तो मेरे पास में फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 2, तभी तो ये सब 28 28 28 28 हो जाएंगे. तो मेरे पास डाटा क्या आ गया यहाँ पर, ये कितना हो गया 28 ग्राम, ये भी कितना हो गया 28 ग्राम, ये भी कितना हो गया 28 ग्राम, ये भी क्या हो गया 20. यानी यहाँ पे N2 क्या हो गया, कांस्टेंट, मास ऑफ N2 क्या हुआ, कांस्टेंट. और इधर क्या हुआ, मास ऑफ O2 क्या हो गया, 32 64 32 और 80 ग्राम. अगर मैं इनको सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ O2 क्या हो जाएगा, 32 रेशो 64 रेशो 32 रेशो 80. अगर मैं यहाँ डिवाइड करना चाहूँ तो 16 की टेबल से 16 टू जा 32, 16 4 जा 64 और 16 5 जा, ये क्या आ गया, एक सिंपलेस्ट रेशियो आ गया. ये यहाँ पे क्या आया है, सिंपलेस्ट रेशियो. और यहाँ पे जब कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, N2 कांस्टेंट है और O2 का वैल्यू क्या आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो. तो ये कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. O2 is in simplest ratio, simplest whole number ratio. This proves law of multiple proportion. क्या कहता है ये लो, when an element react with when an constant mass of element, mass of an element react with another element and form different type of product, and second element is in simplest ratio,
then it follow this law. जो आपने यहाँ पे किया है वही यहाँ पे लिखा है कि आपने N2 के मास को कांस्टेंट किया, when constant mass of an element react with another element and form different type of, अलग अलग तरीके के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं. then second element is in simplest ratio, then it follow multiple law of proportion. now next एक क्वेश्चन और था, इसमें आपको फिलअप करना है 1 किलोमीटर कितना mm है, कितना पिकोमीटर है. कैसे करना है ये देखिए आप, एक आपको स्टेटमेंट इसमें मालूम करना पड़ेगा, ये लर्न करना है आपको. अगर किलोमीटर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसकी कॉमन क्या होती है, मीटर. मीटर, मीटर से जाएंगे आगे की तरफ डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद में माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर, एनएम, और उसके बाद पिकोमीटर, उसके बाद फेम्टोमीटर. और कैसे करना है आपको, इसमें थोड़ा सा दूर कर देती हूँ मैं यहाँ से, ये मीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 dm इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देखिए जब C 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm इज इक्वल टू 10 to power 6 माइक्रो is equal to 10 to power 9 nm is equal to 10 to power 12 pico is equal to 10 to power 15 fm, फेम्टोमीटर. और इधर की तरफ और आगे करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेकामीटर, डीएम, डेकामीटर, किलोमीटर और मेगामीटर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 to power -3. दूसरा पेन यूज कर लेते हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 to power -1, 10 to power -3, 10 to power -6 और ये 1, यहाँ पे 1 आएगा. अब आपको क्या करना है, जब इधर की तरफ शिफ्ट करना हो, जितना आगे शिफ्ट करते हैं, जैसे 1 किलोमीटर, अगर मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर से मीटर की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, किलोमीटर से इसको 1 मान रही हूँ, इसको 1 मान रही हूँ, तो ये कहाँ जाएगा, अपॉन में 1 किलोमीटर है, तो ये फिगर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ. तो 10 to power -3 कहाँ जाएगा, 10 to power 3. मुझे कितना आगे ले जाना है, ये कितना हो गया, 10 to power +3, और मिलीमीटर तक आगे तक लेके जाना है, यहाँ तक. तो ये आगे तो क्या है, 10 to power 3. देखिए किस तरीके से करना है आपको, ये इतना याद, इतना पता चल गया. तो ये यहाँ पे क्या करना है आपको, ये इतना 1 किलोमीटर से पहले आप क्या निकालेंगे, 1 किलोमीटर से आप क्या निकालेंगे, मीटर. कितना आ गया, 10 to power 3 मीटर. इधर जाते हैं ना, तो आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, कितना, जितना आप कदम आगे जाते हैं. जैसे ये कितने कदम आगे गए, यहाँ पे 3 है ना, 1 2 3, क्योंकि बीच में यहाँ पे ये 10 to power 3 है, तो ये कितने कदम आगे, यहाँ से 3 कदम, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. और अब आपको क्या करना है, डिवाइड. 10 to power 3 है, अब 1 nm से ये कितना 1000 है, मुझे तो क्या निकालना है, m निकालना है. m निकालना है, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू क्या है, 1000 mm है. अब मुझे उल्टा करना है, 1 mm इज इक्वल टू क्या करना है, 1/1000 मीटर. और कितना मेरे पास में, 10 to power 3. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 to power 3 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है, 10 to power 3 मिलीमीटर है. तो 1 मिलीमीटर, इसको उल्टा लिखते हैं,
मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/10⁻³ मीटर। अब मेरे पास तो क्या है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है 10⁻³ mm है। और मुझे क्या चाहिए किलोमीटर से मुझे तो mm निकालना है। 1 किलोमीटर से 1 mm निकालना है। 1 किलोमीटर से आपको मीटर निकाल लिया। मीटर से सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है मीटर ही निकालना होता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर तो 10⁻³ मीटर कितना हो जाएगा कितना है 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो 10⁻6 mm है ना। इसकी यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ तो मेरे पास कितना है 10⁻³ मीटर है तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 10⁻6 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻6। आगे पीको में देखिए कितना आगे गए 3 से 3 6 आगे कितना है 12 तो कितना हो जाएगा आप ऐड कर दो। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है 10⁻, पिकोमीटर है ना, पिकोमीटर निकालना है मुझे तो 10⁻12 पिकोमीटर और 10⁻³ मीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर तो 10⁻15 तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 10⁻15। आपको सिर्फ क्या करना है 12 + 3 इधर जाना है तब ऐड करना है आपको। अब देखिए 1 मिलीग्राम से किलोग्राम उल्टा लेना है मिलीग्राम से। मिलीग्राम कहाँ है यहाँ पे mm मीटर है तो ये मिलीग्राम हो जाएगा। मिलीग्राम से कहाँ लेना है आपको किलोग्राम तक लेना है और वापस नैनोग्राम तक लेना है। अब जब आप यहाँ पीछे की तरफ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा मिलीग्राम से पहले ग्राम निकालिए और ग्राम से बाद में किलोग्राम निकालिए। वापस स्टेटमेंट लिखेंगे ग्राम का। ग्राम का क्या स्टेटमेंट है देखिए किलोग्राम डेकाग्राम ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम माइक्रोग्राम पिकोग्राम इतना बहुत है। 1 ग्राम है तो यहाँ पे तो क्या करना है 10⁻⁻1 10⁻⁻3 ये कितना हो जाएगा 10 100 10⁻³ 10⁻6 और 10⁻12 अगर नैनोग्राम और ले लेते हैं 10⁻9। ये पूरी इस तरीके से सीक्वेंस आपको ध्यान होना चाहिए और ये 10⁻12 पिकोग्राम हो जाए। अब आपसे किस किस में रिलेशन पूछा है मिलीग्राम में किलोग्राम में और नैनोग्राम में। ये मिलीग्राम है इससे किलोग्राम है और देन नैनोग्राम है। तब आपको क्या करना होगा मिलीग्राम से पहले ग्राम बनाइए फिर किलोग्राम बनाइए। आपको क्या ध्यान मालूम है 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। अगर मैं उल्टा करूं उल्टा लिखें इसको क्योंकि मिलीग्राम से किलोग्राम बनाना है और मुझे तो ग्राम निकालना है तो यहाँ पे 1 मिलीग्राम किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻³ ग्राम के 1/10⁻³ तो क्या हो जाएगा 10⁻³ ग्राम। और इसको किसके बीच में किलोग्राम तक लेना है। आपको मालूम है 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा -3 इंटू 10⁻³ ये तो पूरा इस तरीके से करने पर है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ से करिए 10⁻³ यहाँ तक गए -3 10⁻³ और आगे गए तो 10⁻6 तो डायरेक्ट आपके पास क्या स्टेटमेंट आ जाएगा 10⁻6। आगे नैनोग्राम की अगर बात करते हैं और आपके पास तो क्या है मिलीग्राम है। अगर आप मिलीग्राम से चलना चाहते हैं पहले आपको करके बताएं कि कैसे निकालना है। आपने क्या निकाल लिया 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम
और आपको क्या करना है यहाँ पर नैनोग्राम निकालना है। तो नैनोग्राम देखिए 1 ग्राम से अगर आप चलते हैं तब कितना आता है 10⁶, ये सॉरी 10⁹ आता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁹ नैनोग्राम। आपको तो क्या फाइंड आउट करना है नैनोग्राम। तो 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू कितना हो गया 10⁻⁹ ग्राम। आपसे मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम से आपको क्या करना है नैनोग्राम कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम, 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया -3 इंटू 10⁹ नैनोग्राम। अब डायरेक्ट देखिए कैसे, जब आप इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हुए 3 से किस पे आ गए 9 पे, कितने का डिफरेंस आ गया 6 का। तो आपके पास क्या आ गया 10⁶ नैनोग्राम। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अगर आपको स्टेटमेंट ध्यान है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं ध्यान है तब आप पूरा लिख के करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट ध्यान है तो डायरेक्ट जब आप इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो प्लस कर दीजिए, इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो माइनस कर दीजिए। 1 मिलीलीटर, मिली हटेगा तो कितना आएगा 10⁻³ लीटर, और इतना ही dm³ होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm³ होता है। तो इस तरीके से 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है और इज इक्वल टू 10⁻³ dm³ होता है। Now next देखते हैं, if the speed of light is 3 into 10⁸ meter per second, calculate the distance covered by light in 2 nanoseconds। देखिए यहाँ पे क्या दिया है मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे क्या दिया है नैनो सेकेंड। तो दोनों यूनिट्स आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। नैनो सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर लोगे सेकेंड में, और आपको क्या दिया स्पीड ऑफ लाइट दिया है और मालूम क्या करना है डिस्टेंस। देखिए स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट टाइम कितना दे दिया 2 नैनो सेकेंड, यानी 2 इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा, नैनो को हटाएंगे तो -9 सेकेंड। अब आपको क्या मालूम करना है डिस्टेंस। अब आपको मालूम है स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डिस्टेंस मालूम करना है तो इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया स्पीड इंटू टाइम। आपके पास स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है 2 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। अब पर सेकेंड और सेकेंड है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड इससे कैंसिल हो गया। आंसर किस में आया मीटर में। ये -8 है, ये -10⁻⁻1, ये 3 इंटू 2 6 क्या हो गया 0, 6 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, यानी 0.6 मीटर। अब 0.6 मीटर लिखने से अच्छा है कि आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये इज इक्वल टू 0.6 इंटू 100 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाया तो आंसर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इन द रिएक्शन A plus B2 AB2 आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर। आपको ये कुछ मिक्सचर दिए गए हैं और एक रिएक्शन दिए, इस रिएक्शन के अंदर क्या दिया गया है A plus B2 और क्या फॉर्म हो रहा है AB2 प्रोडक्ट बन रहा है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है इन मिक्सचर में से। अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है
देखो रिएजेंट कौन होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं उन्हीं में से कोई एक रिएजेंट होता है ना। तो यहाँ पर रिएजेंट किसके लिए यूज हुआ है, रिएक्टेंट के लिए होता है। जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट में होता है वही क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी जो सबसे पहले खत्म हो जाए उसको क्या बोल देते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट यानी LR। और यही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी और कौन पहले खत्म हो जाता है। यानी LR कौन होगा, जो पहले रिएक्शन में खत्म हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, LR, जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो LR क्या होता है, तीन चीजें बतानी है। इट इज कंप्लीट, completely consumed first in the reaction। रिएक्शन में सबसे पहले ये कंप्लीट, और क्या होगा, इट डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि कितना रिएक्शन होगा। और थर्ड क्या होगा, इट डिसाइड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें देखना है कि ये दो दो मिक्सचर दिए गए हैं, जैसे 300 एटम्स ऑफ ए एंड 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, इनमें पहले कौन खत्म होगा, और मेरे पास रिएक्शन ये। तो सबसे पहले 300 एटम्स ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, क्या है इसमें, लिख लेते हैं। बस देखिए LR डिसाइड कर रहा है, आपके पास रिएक्शन क्या है, A प्लस B2 और AB2। अगर आपके बात की जाए, ये 1 मोल है क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये 1 मोल एटम है, ये क्या है 1 मोल मॉलिक्यूल है, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ये 1 मोल प्रोडक्ट। अब हमें LR डिसाइड करने के लिए प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है, हमें तो रिएजेंट्स देखने, इसलिए हमें दोनों रिएजेंट्स ही दे रहे हैं। इसने क्या देखा, फर्स्ट 300 एटम्स ऑफ ए, 300 एटम्स ऑफ ए और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, यानी B2 कितना आपके पास 200 और ये कितना 1 से रिएक्ट करता है, तो 300, तो 200 से करेगा नहीं, दोनों में से कम कौन है, 200 है, तो 200 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे क्या, 300 से। तो रिमेनिंग यहाँ पे LR कौन हो जाएगा, दिस, है ना, मीन्स कंप्लीटली कंज्यूम। और ये क्या होगा, इन एक्सेस, इन एक्सेस ज्यादा है। बहुत आसानी से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको इसकी स्टाइकियोमेट्री मालूम हो। सेकेंड देखिए, 2 moles and 3 moles of B, 2 moles and 3 moles of B, A प्लस B2 क्या बन रहा है, AB2। ये 2 moles है और ये 3 moles है, हमें तो बराबर बराबर चाहिए ना, 1 मोल, दोनों में से कम कौन है, ये, तो इट इज LR। नाउ नेक्स्ट देखिए, 100 एटम्स 100 मॉलिक्यूल। अब ये यहाँ पे भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 और 1, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ 1 और 1 ही आ जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, 1 एटम, ये 100 एटम और 100 मॉलिक्यूल, A प्लस B2 क्या बना रहा है, ये AB2। ये 100 एटम्स है और ये क्या है, 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स। अब स्टाइकियोमेट्री रेशियो इनका क्या है, 1:1, यानी नो LR, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B। फोर्थ देखिए, A प्लस B2, AB2। हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ किससे मतलब होता है, रिएक्टेंट से। तो ये कितना है, 5 मोल, और ये कितना है, 2.5। दोनों में से कम कौन सा है, 2.5 इज लेस इन अमाउंट, लेस नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये कम है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, LR।
लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये 2.5 है और ये 5 है ना। फिफ्थ में A+B2 AB2, तो ये कितना है 2.5 मोल है और ये कितना है 5 मोल है। तो आपके पास कम अमाउंट में कौन है, इट इज LR। तो LR की यही डेफिनेशन हो जाती है, विच इज लेस इन अमाउंट, यानी कंप्लीटली कंज्यूम का मतलब क्या हो गया, लेस इन अमाउंट, लेस इन अमाउंट, और कंप्लीटली कंज्यूम होगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को यही डिसाइड कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Dinitrogen and dihydrogen react with each other and form to produce ammonia according to the following chemical reaction: N2 plus 3 H2 2 NH3. Will any of the following reaction remains unreacted? If yes, which one? अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि यहाँ पे अमाउंट कितना है। इसका ये क्वेश्चन है कि N2 जो है 2 × 10⁻³ ग्राम्स है और H2 जो है 1 × 10⁻³ ग्राम है। तब आपको बताना है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट विल रिमेन अनरिएक्टेड, इन दोनों में से कोई ऐसा रिएक्टेंट जो अनरिएक्टेड है, इफ यस तो विच वन, कौन सा है, एंड व्हाट वुड बी इट मास। ये गिवन इन क्वेश्चन में दिया हुआ है। आंसर देखिए इसका क्या रहेगा। आपके पास रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2, it is gas and it is 2NH3, it is also gas। तो आपको क्या दिया है, will any of two reactant remain unreacted। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है कि अगर मैं N2 यहाँ पर 2000 ग्राम और H2 जो है 1000 ग्राम लूँ तो कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कि बच जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसमें ये देखना है आपको कि विच इज LR। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, विच इज LR, और एक LR होगा तो दूसरा क्या होगा, इन एक्सेस में, और सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा, वो कितना एक्सेस में है ना। आप मोल में भी आंसर देख सकते हैं और ग्राम में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ग्राम दिया है तो आप आंसर किससे निकालेंगे, ग्राम से। इस रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि 1 मोल आपके पास N2 है और ये 3 मोल H2 है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया, रेशो क्या हो गया, वो 1:3। अगर ये 1 मोल ले ये 3 मोल ले तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कंज्यूम करते हैं और एक दूसरे से रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अब इसने हमें क्या दिया, N2 कितना है 2000 ग्राम और H2 कितना है 1000 ग्राम। तो 1 मोल ये कितना है मेरे पास में 2000 ग्राम और ये कितना है मेरे पास में 1000। आपको क्या निकालना है कि विच वन इज LR, है ना। तो LR निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल का क्या फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब आपके पास वेट कितना है 2000 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 × 40, यानी 2000 अपॉन 28। तो ये अगर मैं 2 से कट कर दूं इसको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 1000 आ गया और ये कितना आ गया 14, और कट किया तो ये कितना आ गया 500 और ये कितना आ गया 7। तो ये कितना मोल है 500 अपॉन 7 मोल, और नियर अबाउट कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ 500 और 7 को, 7 7 जा 49, 1 10 तो 71 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 28 हो गया और ये 20, फिर कितना आ जाएगा, तो 71.42 आ जाएगा आंसर। कितने मोल हो जाएगा 71.42 मोल, 71.42 मोल हो जाएगा। और इसकी अगर बात की जाए तो ये कितना होगा 1000 अपॉन 1 × 2, 1 हाइड्रोजन कितना है 1 × 2, यानी 1000 अपॉन 2 कितना हो गया 500,
अब यहाँ पे 2 की जगह कितना लिखना है आपको, कितने ग्राम है टोटल, 3 मोल्स यूज आ रहे हैं, ये तो एक का है ना, तो टोटल कितना आ गया 3 इंटू 3, तो 500/3। तो ये मेरे पास कितना हो गया 500/3 मोल, यानी आपके पास में ये कितना आ जाएगा 500, अगर 3 से डिवाइड करूं मैं इसको 3, तो ये हो जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 30, क्यों, अगर 500 को डिवाइड किया मैंने 3 से, तो ये 3 क्या हो रहा है, तो सीधा ही कर लेते हैं, 3 बन जा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 2, 20, और 20 का मतलब 15, 6, 18, फिर 2, 20, फिर 6, 18, तो 166.66 मोल। अब आप इसको दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ग्राम से भी कर सकते हैं और मोल से भी कर सकते हैं। तो आप खुद देखेंगे तो 71 ये कम है और ये क्या है ज्यादा, तो यहाँ पर विच वन इज इन LR, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 71 मीन्स N2 इज LR। दो तरीके से करते हैं, है ना, तो दोनों में फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड ये किससे करेंगे हम, फ्रॉम अमाउंट ऑफ रिएजेंट, अमाउंट ऑफ रिएजेंट में हम किससे कर लेते हैं, ग्राम से कर लेते हैं, तो 1 मोल का मतलब 28 ग्राम और इसका मतलब 6 ग्राम, तो यहाँ पे क्या हो गया 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम H2, तो 1 ग्राम N2 react with 6/28 ग्राम H2। नाउ कितने ग्राम है मेरे पास में 2000 ग्राम N2 react with 6/28 into 2000, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 6 into 71.4, 2 मीन्स 6 2 जा 12, 1 कैरी होगी 24 और 1 25, 2 कैरी 6 7 8 और 428.52 ग्राम, मीन्स H2 कितना रिएक्ट करेगा सिर्फ इतना, और मेरे पास H2 कितना है 1000 ग्राम, खत्म हो गया N2, कौन हो गया H2, तो N2 क्या हो गया यहाँ पे LR की तरह यूज होगा, so N2 is completely consumed, so it is LR now, and H2 is in excess, यही पूछा इसने, क्वेश्चन क्या दिया, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, ये सेकंड का आंसर है, H2 is in excess, how much लेफ्ट मास कितना हो जाएगा इसका ऑफ H2, मास पूछा इसलिए हम सीधा ही कर देते हैं, यहाँ पे 428.52 काम आ गया और 1000 है, यानी टोटल H2 कितना है माइनस कंज्यूम H2 कितना है, यहाँ पे टोटल कितना है 1000, ये क्वेश्चन से आया है, और 428.52 ग्राम्स आपके पास H2 है, ये ध्यान रखना ग्राम से ग्राम को आपको माइनस करना है, और अगर मोल है तो उसको मोल से माइनस करना होगा, तो माइनस कर लेते हैं 1000 माइनस 428.52, तो 8 4 1 7 और 9, तो 971.48, ये 9 नहीं 9 में 4 के 5, 571.48 ये आपका रिमेनिंग अमाउंट, आंसर कितना आ जाएगा 571.48 ग्राम H2 इज इन एक्सेस, ज्यादा है ये।
अब देखिए सेकेंड मेथड में हम किसका करेंगे, मोल का। मोल कैसे करेंगे, 1 मोल N2 रिएक्ट विद 3 मोल्स, तो 71.4 मोल रिएक्ट विद हाउ मच, H2। सेकेंड मेथड देखिए क्या है, सेकेंड मेथड में आप क्या करेंगे, सेकेंड मेथड ये कहां से करना है आपको, फ्रॉम मोल, मोल से करना है। ये क्या होगा, 1 मोल N2 रिएक्ट विद 3 मोल्स H2। नाउ आपके पास कितना है, 71 आगे 71.42 मोल, 71.42 मोल N2 react with 3 into 71.42। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 12, 1 कैरी हो गया, 3 और 1 4, और ये कितना आ जाएगा 21। इतना मोल आपका H2 क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेगा। तो अब आपसे पूछा जाए अमाउंट ऑफ H2, अमाउंट ऑफ H2 कैसे निकालोगे, 214.26। अब आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इतने मोल H2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 428.5। ये देखिए पीछे भी आपका यही आंसर है, 428.52 मोल नहीं, यहाँ ग्राम आ जाएगा क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ये 2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 कितना कर दिया, 2 ग्राम। तो इसलिए कितना आ गया 420। लेफ्ट कितना हो जाएगा, लेफ्ट मास कितना हो जाएगा 1000 माइनस 428.52 कितना आ जाएगा, पीछे अभी हमने किया ये 571.48। तो आप किसी भी तरीके से आंसर ले कर सकते हैं, आप मोल के थ्रू भी कर सकते हैं और वेट के थ्रू भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, how are 0.50 mole Na2CO3 and 0.50 m Na2CO3 different। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, मोल दे रखा है और एक साइड में मोलैरिटी दे रखी है। मोल अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है और मोलैरिटी कंसंट्रेशन होती है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 0.50 मोल Na2CO3 है, तो Na2CO3 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3, इसके लिए आपको सबसे ज्यादा क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, एटॉमिक वेट। तो आपको क्या एलिमेंट और उसका एटॉमिक वेट। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हो तो एटॉमिक वेट गिवन नहीं होते, और इसलिए यहाँ पर मालूम होगा Na का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम इज 2 and for 23 is atomic weight। Now plus 1 into 12 plus 3 into 16, तो आपके पास 46 plus 12 plus 40, तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 46, 12 और 48, तो 10 और 6 16, 81, तो 4 4 8 9 106। अब 106 ग्राम आपके पास में क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट। और आपको क्या गिवन है, गिवन क्या है, मोल, गिवन क्या है, मोल ऑफ, नाउ मोल ऑफ Na2CO3 इज 0.50 मोल। तो यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ Na2CO3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपको वेट मालूम करना है तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल कितना है 0.5, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 106, या 10 1 2 53, तो आंसर कितना आ जाएगा 53 ग्राम।
आंसर कितना आ जाएगा 53 ग्राम। यानी 0.50 मोल का मीनिंग है अमाउंट ऑफ Na2CO3 इज 53 ग्राम। ये चीज मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। 0.5 मोल Na2CO3 means amount of Na2CO3 is 153 ग्राम। आंसर है ना, दो आंसर पूछे है ना, फर्स्ट सेकंड क्या क्या पूछा है, 0.5 m कैपिटल M Na2CO3, 53 grams of Na2CO3 dissolve in 1 liter solution। ओके, ये दोनों का फर्क है। आज के इस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। एंड नाउ थैंक यू सो मच।